वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान लाइव फ्रॉम आर इस्लामाबाद स्टूडियोज़। बात करते हैं जी आज ज़रा रीढ़ की हड्डी की। कई दफ़ा हम कहते हैं ना, अभी क्योंकि बैनुल अक़वामी उम्र की भी बात हो रही थी तो कहा कि कई चीज़ों पे आप चाहते हैं कि दुश्मन की आप कमर तोड़ दें, तो आपकी कमर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्पाइन डे के तौर पर मनाया जाता है कि किस तरह आप अपनी कमर की जब हिफाजत करते हैं और ख़ास तौर पर एवरी डे वेयर एंड टेयर। अगर हमारे आप लाइफ स्टाइल्स देखें, सेडेंट्री हो गए हैं या अगर बाइकर्स हैं उनको लंबे अरसे के लिए बाइक पे बैठ के मुसाफ़तें लंबी लंबी तवील मुसाफ़तें करनी होती हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर स्पाइन और उसका हम इतना ख्याल नहीं रखते अनलेस वी गेट द काइंड ऑफ पेन विच बिकम्स अनबेरेबल। इसमें क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हो सकती हैं, किस तरह आप अपना ख्याल बेहतर रख सकते हैं, ख़वातीन और मर्द की जो स्पाइन रिलेटेड या जॉइंट्स रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उसमें क्या फ़र्क है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर जलील ज़ुबैरी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वर्ल्ड स्पाइन डे है, क्या कहेंगे ख़ास तौर पे स्पाइनल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर के बारे में? पहला पैगाम आपका क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन द शो। पहला पैगाम जो है वो और सबसे सिंपल पैगाम ये है कि मूव द स्पाइन। अल्लाह ने स्पाइन और रीढ़ की हड्डी जो है वो फिक्स कुर्सी पे बैठने के जी। लिए नहीं बनाई है। ये हिलजुल के लिए बनाई है, मोबिलिटी के लिए बनाई है। और स्पाइन की हेल्थ को मेंटेन करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल रास्ता यही है कि इसको मोशन में रखें। बिल्कुल। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अक्सर बिकॉज़ आई ट्रैवल वेरी रेगुलरली, तो मैं देखती हूँ कि एक हद जो मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 32 किलो की है कि 32 किलो से ज़्यादा कोई भी जो आपका सामान जब आप बूट में डलवाते हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ हैंडलर्स उसको उठा रहे होते हैं, 32 किलो के ज़्यादा का सामान उठाना नहीं चाहिए जो कि आपकी जॉइंट्स पे, आपकी कमर पे, आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा बोझ दे सकता है। ये लिमिट क्यों कर सेट की गई है? और हम तो अपने इर्द गिर्द अगर आम दिनों में देखते हैं तो लोग इससे कहीं ज़्यादा भारी सामान को हैंडल कर रहे होते हैं। इसके क्या नताइज हो सकते हैं हमारी स्पाइन हेल्थ के लिए? देखिए, वेट लिफ्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है ना, इसका कोई एब्सोलूट वैल्यूज नहीं है। ये हर एक की अपनी स्ट्रेंथ, जिसकी कमर में जितनी स्ट्रेंथ है उतना वो वजन उठाए। सेकंड, जो ट्रैवलिंग में इशू जी। होता है ना, वो ये है कि आप रोजमर्रा से हट के काम कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप रोजमर्रा में रेगुलर वेट उठाते हैं तो ट्रैवलिंग का वेट विल नॉट बॉदर यू। बट अगर ये है कि आप जी। वैसे दिन में कुछ भी नहीं करते और फिर आप 32 किलो का सूटकेस उठाएंगे, तो दैट कैन इंजर योर स्पाइन। तो असल चीज, ये जो ओके। लिमिट्स हैं, तो एविएशन वालों के अपने प्रॉब्ली जो एयरपोर्ट की और उनकी अपने सही। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। नहीं, ये दिस इज़ एक्चुअल पार्ट ऑफ आपकी द अपनी सेफ्टी स्पाइन के एंड लिए वेल है। बीइंग ऑफ द हैंडलर्स। जी। लेकिन एग्जैक्टली होता है ना, जैसे गैर मोहतात तरीके से अगर किसी ने कोई एक गलत पोस्चर में कोई चीज़ उठा ली बिल्कुल तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है जब यकायक आप ऐसे ही है। 32 किलो से ज़्यादा का सामान हैंडल करें। अच्छा सर, आपने बिल्कुल। पोस्चर का हवाला दिया, मैं कुछ बात बाइकर्स की भी करना चाहूँगी। आप अगर हम्म। देखें हमारे यहाँ रोड्स का जो हाल है, बाइकर्स ऑब्वियसली बहुत एक डिफ़िकल्ट टेरेन में पूरा वक्त बाइक चला रहे होते हैं, लंबे टाइम के लिए बैठे होते हैं और अक्सर जो ख़वातीन पिछली नशिस्त पे बैठी होती हैं वो एक ख़ास अंदाज में बैठती हैं, वो दोनों टांगे अपनी एक तरफ को रखती हैं। इन दोनों पोस्चर्स का हमारी स्पाइन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, स्पाइन जो है, ये कंटिन्यूस सिटिंग जो है, ये तो वैसे खुद ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पाइन जो है वो एक्सियली लोड होती है, यानी उसका वजन एक के ऊपर एक, सारे मोरों का एक के ऊपर एक पड़ता है। तो सिटिंग प्रोलॉन्ग हो या स्टैंडिंग प्रोलॉन्ग हो, ये दोनों स्पाइन के लिए अच्छी नहीं होती। बाइक में दो चीजें और ऐड हो जाती हैं। एक ये कि पीछे सपोर्ट भी नहीं होता स्पाइन को, तो स्पाइन अपने ही वजन पे जैसे तैसे जी। बैठी होती है। और दूसरा ये जो है बम्प्स और हमारे हैं, तो वाइब्रेशन मूवमेंट्स जो हैं, ये स्पाइन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस हर तरह के सही। स्ट्रेसेस, हर एंगल्स पे स्ट्रेसेस और रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ रहा होता है। तो ये डेफिनेटली स्पाइन के लिए काफी नुकसानदेह होता है, स्पेशली ओवर द लॉन्ग टर्म। ओके। और ये जो मैंने आपसे पूछा कि उसमें पोस्चर यानी बाइकर्स का पोस्चर और उनके पैसेंजर का पोस्चर, इसमें जो डिफरेंस है इससे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, दोनों में ही प्रॉब्लम वही है कि दोनों में बैक जो है वो सपोर्टेड नहीं है। सो आप कमर इस तरफ रखें या सही। उस तरफ रखें, आपकी बैक सपोर्टेड नहीं है। दूसरा, झटके और टर्न जो है वो हर डायरेक्शन में ही लग रहे होते हैं। तो उसमें बाइकर का मुंह इस तरफ है या उस तरफ है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अनरिस्ट्रेन्ड है।
और जी, कंटिन्यूअस जर्क्स आपको लगते जा रहे हैं थ्रू आउट योर बिल्कुल सही। ट्रिप। अकबर साहब, कुछ कॉमन कंप्लेंट्स जो हम लोगों की सुनते हैं वो होती है डिस्क, स्लिप डिस्क हो जाना, या फिर इन्फ्लेमेशन होना, या फिर जिसको कहते हैं कि नर्व पिंच हो रही है। ये क्या सिचुएशंस हैं और उसके किस तरह की इसकी फिर ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं इसके लिए? अच्छा देखिए, इससे पहले मैं कुछ चीजें और वाजे करता हूँ। पहली बात तो ये जो नाजरीन को जी, बात समझनी चाहिए कि 80 to 85% जो बैक पेन होता है उसमें अंदर कोई स्ट्रक्चरल जी, फॉल्ट नहीं होती। यानी उसमें एमआरआई में ओके, डिस्क की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम इस दर्द की वजह नहीं होती। ये इन्हीं वजूहत के बिना पे होता है जो हम कर रहे हैं कि पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इवन स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से भी कमर में दर्द रहता है। और कभी कभी सिस्टेमिक बीमारियों की वजह से भी हो रहा होता है, विटामिन डी की कमी है, जी, थायराइड का मसला है, कोई इस तरह की इशू हो। सो मेजोरिटी में तो प्रॉब्लम नहीं जी, होती। सेकंड चीज, एक और जो चीज मैं दिलाना चाहूंगा तवज्जो, वो ये कि अब एमआरआई बहुत ज्यादा होने लग गया है और उसमें एक चीज रिपोर्ट होती है जिसे डिस्क बल्ज कहते हैं। डिस्क बल्जिंग जो है ये हुँ, एजिंग का पार्ट है। ये वैसे है जैसे सफेद बाल आते हैं 30 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोगों की नजर आता है। तो ये बीमारी नहीं है। लोग जी, अमूमन तसव्वुर ये पाया जाता है उस डिस्क बल्ज की वजह से दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप 30 साल से उम्र हुँ, से ऊपर उम्र के 100 बंदों का एमआरआई कराएंगे, उसमें ज्यादातर लोगों का 30-40% का डिस्क बल्ज आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एजिंग है। जो रह गई बात जो आपने बिल्कुल पूछा सही। जिसे डिस्क हर्निएशन कहते हैं, कि डिस्क का जो है मादा फट जाए और अंदर से जो जेली है वो बाहर निकल आए, नर्व पे वो करा दे, क्या कहते हैं, सोजिश, जिसे हम शियाटिका या अर्कुन निसा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ डेफिनेटली पाई जाती है और अब ये काफ़ी कॉमन हो रही है हमारे उसमें। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते में तो मैंने टीनेजर्स भी देखे हैं इसके साथ। और पिछले साल 3-4 टीनेजर्स को ऑपरेट करना पड़ा, विच वाज अनहर्ड ऑफ कि डिस्क की प्रॉब्लम्स इतनी कम एज में हो। सो ये प्रॉब्लम डॉक्टर डेफिनेटली अकबर, आ रही सिंस वी है। आर ऑन द सब्जेक्ट, जी हाँ जी। जी, शियाटिका का पेन या उसकी डेवलपमेंट क्यों होती है? इज इट ऑल्सो जस्ट अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग? देखिए, इसमें एजिंग, जेनेटिक्स और इंजरी ये सब शामिल हैं। तो इंजरी वन ऑफ भी हो सकती है कि आपने एक बाल्टी उठाई या कोई हैवी वेट उठाया और एकदम से डिस्क ओवरलोड हुई और वो पॉप आउट कर गई। या रेपिटेटिव भी हो सकती है कि आप लोग रेगुलरली, कोई स्ट्रेस आपके ऊपर है, ट्रैवलिंग होती रही है और चीज़ें हुई हैं और बार बार इंजरी होके पाइल अप होके एकदम से डिस्क निकल आई। तो वो डिस्क जो है उसकी जब जेली बाहर निकलती है तो पीछे से क्योंकि नर्व्स जा रही हैं, तो उन नर्व्स पे सोजिश आ जाती है और पूरी टांग में नीचे तक, पंजे तक दर्द जाता है और सुनपन भी साथ आता है, वाइब्रेशन, करंट, मुख्तलिफ सेंसेशंस जो नर्व के साथ जाती हैं वो फील होती है sciatica में। सो ये भी ज़्यादातर लोगों में 80% लोग जो हैं, जब sciatica हो जाए तो ये एक चोट की तरह होता है। जैसे बाहर कट लग जाता है स्किन पे, वक्त के साथ भर जाता है, कुदरत का निज़ाम है, उसी तरह ये डिस्क भी 80% लोगों में 6 हफ्ते में बेहतर हो जाती है। और अक्सर जो है सही। इसके लिए कोई ऑपरेशन या किसी किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो 6 हफ्ते का वक्त होता है ये हुँ, गुजरवाना होता है। अब ये इसमें दर्द की दवाइयाँ, बिल्कुल फिजियोथेरेपी, सही। ये सब चीज़ें होती हैं ताकि आप एक्टिव रह सकें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो और ये जो मसला है खुद हील कर जाए। वेरी फ्यू परसेंट लोगों में, बिल्कुल सही। अप्रोक्सीमेटली 5-10% लोगों में ये मसला सेटल नहीं होता, या क्रॉनिक हो जाता है या रिकरेंट हो जाता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि फिर उनको कोई और ट्रीटमेंट मोडालिटी के लिए जाना पड़ता है। तो उसमें फिर बिल्कुल डेफिनेटली सही। सर्जिकल डॉक्टर साहब, ऑप्शंस मुझे ये भी बताइएगा मौजूद हैं। कि हम अपने जी बिल्कुल, हम अपने बुज़ुर्गों को देखते थे कि वो अक्सर तख्त पे बैठना पसंद करते थे और तख्त पे ही सोते थे ताकि वो थोड़ा-सा हार्ड सरफेस होता था। इसकी क्या साइंस है और हमारे देखने वालों को बताइएगा, क्योंकि आजकल तो लोग बड़ा नर्म और बड़ा मुलायम गद्दा, और बल्कि उस पे कहते हैं नींद भी बड़ी अच्छी आती है। स्पाइनल हेल्थ के हवाले से हमें किस किस्म के सरफेसेस पे आराम करना चाहिए, और थोड़ा हमारे पिलो के हवाले से भी बताइएगा? देखिए, पिलोज एंड जो गद्दे हैं ये थोड़े से ओवररेटेड हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैट्रेसेस। अक्सर लोग जो है सुबह उठते जी, हैं उनको कमर में दर्द होता है तो वो मैट्रेस से रिलेट करते हैं। बट मैट्रेस का सिंपल रूल ये है कि जी। देखिए, इतना सख्त ना हो कि आपको चुभे और इतना नरम ना हो कि आप उसमें धंस जाएं। अदर देन दैट, जो ये तख्त वाली हुँ, बात बताई ना, उसमें भी जो चीज़ थी जो मैंने सबसे पहले कही थी, मूव द स्पाइन। जब आप सख्त सरफेस पे बैठते हैं तो आप बहुत देर एक पोस्चर में बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो पाती। तो उससे ये इनडायरेक्टली हो जाता है कि आप कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, विच इज़ गुड फॉर द स्पाइन।
सो सही। हार्ड सर्फेसिस पे बैठने और उसका जो लॉजिक या जो उसकी तरीका है वो ये है। अदरवाइज देखिए स्पाइन आपकी हर तरह के फॉर्म को कंफर्म करती है, उसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट वो नहीं है। लेकिन यही है कि नरम पे बैठते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं कि आपने उठ के हिलना भी है बीच में। बहुत बहुत जी। शुक्रिया अकबर साहब। आई थिंक यू रियली पॉइंटेड अस आउट। सिर्फ आखिरी एक इसमें एडिशन करना चाहिए, बहुत सारे हमारे यहाँ माजून सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, हर्बल चीज़ें बेची जा रही हैं आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए और आपकी हड्डियों को मजबूत करने के इरादे से। इसमें क्या हकीकत है और किन सप्लीमेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स ओवररेटेड हैं? देखिए इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मुख्तलिफ पॉपुलेशंस में जो चीज़ें डाइट में कमी होती है, उन पॉपुलेशन में आप वो चीज़ें हम्म। दें तो आपको एक इफेक्ट मिलता है। सेकंड एक इफेक्ट होता है जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, कि आप कुछ भी दे दें तो वो आदमी के जहनी उसकी तस्कीन हो जाती है, तो उसको लगता है कि जी बेहतरी आ रही है। तो रिसर्च प्रूवन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसी भी सप्लीमेंट का नहीं है। विटामिन डी एक कॉमन चीज़ है, वो उतनी लेनी चाहिए जितने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन कोई वंडर सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो अभी भी दुनिया में कि जो कहें कि बस ये ले लें तो आपकी सारी स्पाइन या जॉइंट की नीड्स पूरी हो जाएं। उसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज है जो कि रिसर्च प्रूवन भी है, और जो कि नेचुरल चीज भी है, और सदियों से इंसान करता आ रहा है और उसके बेनिफिट्स पा रहा बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए अकबर साहब, फॉर रेजिंग वॉइस ऑन द वर्ल्ड स्पाइन डे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये दिन ख़ास तौर पे इसलिए भी होते हैं क्योंकि जब तक चीज़ें चल रही होती हैं ना, हम कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अगर कोई तकलीफ नहीं है सो वी डोंट पे अ लॉट ऑफ हीट, बट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ थिंग्स। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।